Welcome to Chemical Dada. तो वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द एम एस चौहान सीरीज, जहाँ की हम जो एम एस चौहान बुक है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं हम। ये है अपना सेकेंड वीडियो ऑफ द जीओसी चैप्टर ऑफ लेवल वन ऑब्वियसली। तो लेवल वन का जो पहला वीडियो था जहाँ पे हम क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस कर चुके थे, वो वीडियो वन है। तो दोज ऑफ यू हु हैवंट चेक दैट वन आउट येट, प्लीज गो एंड चेक दैट वन आउट। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो गाइज प्लीज चेक द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी 6 क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं जो हर बार बोलता हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसका जो बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल नॉलेज, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्वेश्चन, सो दैट यू गाइज हैव अ वेरी इन डेप्थ आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। एंड आल्सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, please share it among your friends so that more and more people can get benefited from this series of MS Chauhan. And also I will get a lot of motivation if you guys keep sharing the videos, because you guys have shown quite some amount of love to the first video, so I hope it continues and it even increases as this series increases, I mean series goes through. So chalo, let's start. तो ये है अपना आज का पहला क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ्स ए एंड बी। मतलब ये एक बॉन्ड लेंथ है, ये सॉरी लेट्स हैव अ डिफरेंट लिंक। हाँ, ये एक बॉन्ड लेंथ है, ये एक बॉन्ड लेंथ है। अभी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें देखना है। अभी देखो, जब ये बॉन्ड लेंथ छोटा बड़ा का आता है कॉन्सेप्ट, जो ये एग्जाम में या फिर नीट पे कहीं में भी, तो बॉन्ड लेंथ छोटा या बड़ा में देयर आर लाइक अ फ्यू कॉन्सेप्ट दैट यू गाइस नीड टू नो। वो है कि बॉन्ड लेंथ जो चीज़ होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये एक चीज़ तुम लोगों को जानना है। दूसरा जानना है कि बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का, सॉरी sp का। ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ है नहीं, क्योंकि जितना इस कैरेक्टर बढ़ता है उतना बॉन्ड लेंथ घटता है। और वैसे ही यहाँ पे इस कैरेक्टर है 25% इस कैरेक्टर, यहाँ पे है 50% इस कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ मतलब घटेगा ही फ्रॉम एज वी गो फ्रॉम sp3 टू sp2 टू sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? ये चीज़ हम जानते हैं। और एक और बेसिक चीज़ है जो हम सभी जानते हैं, सबसे इजी है, वो है कि वो है कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, इसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, बीच में आता है डबल बॉन्ड, सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी बॉन्ड लेंथ का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले क्या करोगे, इन तीनों में से किसी एक को लगाने की कोशिश करोगे कि कोई भी मतलब अप्लाई इधर हो रहा है क्या। कोई भी तीनों में से कोई भी एक अगर इधर अप्लाई हो गया तो उसी से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए देखते हैं इस वाले में कौन सा अपना अप्लाइड होगा। तो पहले जो मैं बोलता हूँ, पहले मॉलिक्यूल को अपने हाथ से एक बार ड्रॉ करना होता है ना। चलो हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं डिटेल्स को। ये एक बॉन्ड लेंथ है और ये एक बॉन्ड लेंथ, जिस दोनों को हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया है। देखो, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया? समझ में आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन sp2 है, एक कार्बन sp3 है। अभी देखते हैं रेजोनेंस वगैरह कुछ हो रहा है क्या इधर। देखो, ऑक्सीजन के ऊपर अपना लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर अपना लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैन गो इन टू रेजोनेंस लाइक दिस। समझ में आया? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रेजोनेंस के रूल्स पे, कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज गिरता है या फिर जहाँ पे लोन पेयर गिरता है वहाँ पे बॉन्ड पेयर, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। जहाँ पे लोन पेयर गिरता है वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड टूट के जिसके ऊपर जाता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो, बॉन्ड टूट के कहाँ जा रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, तो जनरली ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है इन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा CH3। तो क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अभी ऑक्सीजन का अकेला का प्रॉपर्टी अब नहीं रहा, ये अभी जो लोन पेयर जो
जो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर चुका है। ये लोन पेयर पहले था सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी। अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लोन पेयर से अभी इधर एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो अभी इसको लगाते हैं जो ए और बी हमको बोला गया था, ए और बी। अभी देखो ए और बी के अंदर डिफरेंस क्या है। ये जो अपना बॉन्ड ए है, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक डबल बॉन्ड नेचर इस पे है। ठीक है, अपना जो बॉन्ड बी है वो हम हमेशा की तरह सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ए में किसी भी तरह का कोई भी रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। देखो ये जब अपना बॉन्ड ए था, ये एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यानी बॉन्ड ए जो है वो सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, वो डबल बॉन्ड भी नहीं है, वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी वो दिखने में वो दिखने में कुछ इस तरह से रहेगा, वो दिखने में कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से। इसे हम ऐसे डॉटेड बॉन्ड से दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर जो वन है यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड था, तो स्ट्रक्चर टू है वहाँ पे डबल बॉन्डेड था। यानी जो एवरेज स्ट्रक्चर है वो ए मतलब वन और टू के बीचों बीच कुछ रहेगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या फिर डबल बॉन्ड नेचर इस बॉन्ड में रहेगा। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड बी है जो कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड होगा अपना लॉन्गर लेंथ वाला, ये बॉन्ड होगा अपना लॉन्गर लेंथ वाला, और ये होगा अपना शॉर्टर लेंथ वाला, यानी ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सॉरी बी। ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे बी इज मोर देन ए और ए इज लेस देन बी, जो भी है एक ही चीज है। चलो समझ में आ गया आपको। अब हमको अपना सिक्स क्वेश्चन अभी देखते हैं, अपना सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। ये बहुत ही एक तुच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो पहले जैसे कि हर बार करते हैं, जो थंब रूल है ऑर्गेनिक का, पहले मॉलिक्यूल को अपने हाथ से बनाना पड़ता है, उसके बाद बाकी का काम होगा। चलो चलो, और जिनको ट्राई करना है खुद से पहले वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं कि मैं किए जा रहा हूँ और तुम लोग कॉपी किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। चलो, ऐसा है, अभी जब ऑक्सीजन कहीं पे बॉन्ड बनाता है, देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा है, 1s2 2s2 2p4। यानी ये में 2s2, 1s को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1s वैलेंशियल नहीं है, 2 क्योंकि वैलेंशियल, तो हम 2 को कंसिडर करेंगे, तो 2s2 और 2p4। अभी देखो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स, एक और दो। तो दो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन को कितने लोन पेयर चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये इससे बॉन्ड कर रहा है और इससे बॉन्ड कर रहा है, तो लोन पेयर कितना पड़ा रहेगा, दो। समझ में आ रहा है ना। ऑक्सी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा जो प्लेलिस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, वो भी आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो एनीवे, वो अलग प्लेलिस्ट है, ये अलग प्लेलिस्ट है, तो आई एक्सप्लेन दिस थिंग इट वंस अगेन। तो ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 and 2p4, so since a bond is formed by the valence shell, so we consider only the second shell, is 2s2 and 2p4, and this is how we have drawn it. Now see, oxygen in this molecule makes two bonds, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो दो बॉन्ड बना फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन नीड्स टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे थे। तो यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म कर चुका है एक कार्बन के साथ, यहाँ दूसरे कार्बन के साथ, यानी ये दो हो गए बॉन्ड पेयर। यहाँ पे पूछा गया है लोन पेयर, और ये दोनों हो गया लोन पेयर। यानी ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर अभी है तुम्हारा दो लोन पेयर, एक और दो। ठीक है, अभी देखते हैं नाइट्रोजन का। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए मतलब इतना कुछ करना पड़ता नहीं है, ये बस देख के सॉल्व हो जाता है, और हो जाना चाहिए भी विद टाइम। तो नहीं हो रहा मतलब प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। कनेक्टेड रहो केमिकल दादा से, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो अभी देख लेते हैं नाइट्रोजन का अपना क्या सीन है। नाइट्रोजन है अपना 1s2 2s2 2p3,
ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक, दो और एक हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पे एक कार्बन के साथ, दो दूसरा कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तीन बॉन्ड फॉर्म कर गया तीन लोन पेयर से, और सॉरी तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन से तीन बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये सभी अभी बन गए अपने बॉन्ड पेयर। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तीन बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये सारे अपने हो गए बॉन्ड पेयर। तो ये अपना महाराज क्या हो गया, ये अपना हो गया अभी लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर, ओनली वन। और यहाँ पे अपने पास कितने लोन पेयर है, दो, यानी एक लोन पेयर। समझ में आ गया। तो टोटल कितने लोन पेयर बन रहे हैं, ऑक्सीजन के पास दो, नाइट्रोजन के पास एक, यानी तीन लोन पेयर। समझ आ गया, समझ आ गया। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली स्ट्रेन्ड। ये मतलब देखो, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं जो रूल होता है इसका, रिंग का जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो होता है 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, फिर 3 मेंबर रिंग। यानी 6 मेंबर रिंग होता है सबसे स्टेबल। समझ में आया, 6 मेंबर रिंग होता है सबसे स्टेबल सिस्टम। ओके, ओके चलो, क्योंकि देख लो, समझ लो, मैंने एक ऐसा कुछ रिंग ड्रॉ किया है, ठीक है, और ऐसा कुछ रिंग ड्रॉ किया है। अभी हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, करीब करीब 109 डिग्री, करीब करीब 109 डिग्री। तो यहाँ पे अपना बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, ये तुम लोगों को बोलना है, ये मैं नहीं बोलने वाला। जो भी है यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो भी है 109 के काफी करीब है। 109 के यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये मैं कितना होगा मैं नहीं बोलने वाला, यू गाइस फाइंड दिस आउट। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो भी है वो नियर अबाउट 109 डिग्री है। समझ में आया। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे होना चाहिए 109, है तुम्हारे पास 60। मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, या फिर एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, रैदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेंथ बहुत है। यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत है, यानी यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत है, ह्यूज एंगुलर स्ट्रेन। क्योंकि यहाँ पे ह्यूज एंगुलर स्ट्रेन है, तो देखो कोई भी चीज़ तो अंडर स्ट्रेन रहना चाहता है नहीं। तुम लोग भी चाहते हो कि हमारा जो जेई का प्रिपरेशन है, जो नीट का जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेन फ्री हो, अच्छे तरीके से हो। तो तभी तुम्हारा अच्छे तरीके से हो पाएगा प्रिपरेशन। अगर तुम अंडर स्ट्रेन रहोगे हमेशा, तो प्रिपरेशन तो यार मतलब हैम्पर तो होने ही वाला है। समझ में आया। तो चलो, यानी ये जो सिक्स में ये जो अपना 3 मेंबर रिंग है जहाँ पे बॉन्ड एंगल करीब करीब 60 डिग्री है, तो वहां पे एंगुलर स्ट्रेंथ बहुत है, तो ये हो गया अनस्टेबल। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब 109 डिग्री है, 6 मेंबर रिंग में, तो वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है। सिमिलरली अगर तुम एक 4 मेंबर रिंग ले लो, यहाँ पे कितना होता है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पे भी 109 तो है नहीं, लेकिन 109 के करीब है, मतलब इज बेटर देन 60 डिग्री ना। 90 is better than at least 6 degree. Still not 109 what it should be, but it's at least still better than 60 degree because it's still closer. तो यहाँ पे स्ट्रेन थोड़ा कम है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, एज वी गो फ्रॉम 3 to 4 to 5 to 6, द एंगुलर स्ट्रेन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द स्टेबिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यानी हाईली स्ट्रेन कौन सा होगा, ये अपना 4 मेंबर रिंग हाईली स्ट्रेन। क्योंकि देख लो, ये भी है 6 मेंबर रिंग, ये है 5 मेंबर रिंग, ये भी है 5 मेंबर रिंग, तो स्ट्रेन कौन सा होगा, अपना 6 मेंबर रिंग या फिर बीटा लैक्टोन। समझ में आया, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सिलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट के ए, यानी लोएस्ट पीकेए। अभी पीकेए और के का क्या मसला है वो हम एक बार पहले देख लेंगे, फिर हम जंप करेंगे क्वेश्चन पे। चलो पहले देख लेते हैं इसका मसला क्या है, एक बार देखते हैं। चलो सपोज अपने पास एक एसिड है, अपना सबसे जो होता है ना एसिड फेवरेट वाला बचपन का, वो होता है HCl। ये होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का फेवरेट होता है एसिड, ये सबसे सिंपल यही होता है एसिड एग्जाम्पल। तो हम इसको ले लेते हैं HA। अभी अगर एक एसिड टूटेगा, क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और बनेगा A माइनस। देखिए यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बनता है, यहाँ बनेगा H प्लस और A माइनस। समझ में आ गया। अभी देखो, तो तुम सभी लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ के आए होगे, आई एक्सपेक्ट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K।
तो इसको क्या बोलते हैं, के ए। तो के ए विल बी, इसको होता है के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम विल बी दिस वन। समझ में आया? समझ में आया। और हम लोग पकड़ लेते हैं कि मतलब एच ए एक वीक एसिड है। तो अगर वीक एसिड हुआ तो इसका डिसोसिएशन विल बी वेरी लो, वेरी लो। मतलब उतना हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अब के लिए बस मतलब कि ये होता है ना कि इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ डिफरेंट कांस्टेंट ऑल टुगेदर, के ए, विच इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी H प्लस इंटू ए माइनस। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है जो कि बहुत सिंपल है। जितना अपना H प्लस का अमाउंट बढ़ेगा उतना अपना के ए बढ़ेगा। अभी देखो H प्लस बढ़ना मतलब क्या? H प्लस बढ़ना मतलब द एसिड इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑफ प्रोटॉन आयंस, सॉरी प्रोटॉन्स, मोर एंड मोर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयंस। तो जितना अपना हाइड्रोजन आयन बनेगा या फिर प्रोटॉन बनेगा उतना अपने एसिड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग एसिड का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग एसिड का मतलब क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ H प्लस। और जब मोर अमाउंट ऑफ H प्लस होगा यानी H प्लस ज्यादा होगा तो के ए भी ज्यादा होगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब लार्ज के ए। अभी पीके क्या होता है दोस्त? जो जिन लोगों को नहीं पता पीके क्या होता है, पीके इज रिटन एज माइनस लॉग ऑफ, ये भी मतलब हाँ, माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए। जैसे कि हम लोग पीएच जानते हैं, जिसे हम लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वैसे ही पीके इज माइनस लॉग ऑफ के है, के ए। वैसे ही पीके इज माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे अपना हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपना एक माइनस स्टार्ट आ चुका है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी के ए इज इनवर्सली वेरिंग विथ के ए। यानी अपना जो मुद्दा आ रहा है, फाइनल मुद्दा क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ के ए ज्यादा होगा, पी के ए कम होगा। और अगर अपना वीक एसिड हुआ के ए कम होगा और पी के ए ज्यादा होगा। तो तुम्हें इधर बोला गया है हाईएस्ट के ए, यानी तुमको निकालना है इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। चलो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था जब अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, वो था अपना क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली वेरिंग विद द एसिडिटी ऑफ द पेरेंट एसिड। यानी जो अपना कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है, प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो अपना कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है, वो अगर स्टेबल हुआ, यानी अगर ये ए माइनस अपना स्टेबल हुआ, अगर ये अपना ए माइनस स्टेबल हुआ तो एच ए विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना? ठीक है ना? अभी देखो, किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यानी ए माइनस जो कि है अपना कॉन्जुगेट बेस, अभी किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हाउ कैन यू स्टेबलाइज? देखो, किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जाए, कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में बोले या फिर किसी भी रिस्पेक्ट में हम लोग बोले, जो अपना नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होता है उनको स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यू कैन डू बाय माइनस रेजोनेंस या फिर माइनस एम या फिर माइनस आई से। इन दोनों तरीके से तुम एक नेगेटिव चार्ज को मतलब स्टेबलाइज कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन withdrawing the electron can be done in two manner, either you can do it by minus I or by minus R effect, which is also the minus M or the minus mesomeric effect। समझ में आ गया दोस्तों? चलो, क्यों देखो, अभी कोई पूछा कि सर मतलब दादा माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अपना विड्रोइंग ग्रुप क्यों चाहिए? देखो, ये मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ एक छोटे तरीके से, जल्दी 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 से। देखो, कोई भी चार्ज स्पीसीज जब होता है ना, कोई भी चार्ज स्पीसीज जब होता है ना, चार्ज स्पीसीज यानी अनस्टेबल, कोई भी चार्ज स्पीसीज बन गया मतलब अनस्टेबल है। अगर तुमको कोई चार्ज स्पीसीज को स्टेबलाइज करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? चार्ज स्पीसीज के चार्ज को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस टू
स्टेबिलाइज्ड। कोई भी चार स्पीसीज, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल, रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल, जो भी हम बोलते हैं, कार्बोएनायन इज स्टेबल, फलाना ढिमकाना, जो भी हम बोलते हैं, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल है, इसका मतलब है दैट इज बेस्ट अमंग द वर्स्ट, यानी चार स्पीसीज मतलब ही अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन मतलब ही अनस्टेबल है, कार्बोनायन मतलब ही अनस्टेबल है, लेकिन लेकिन ओ माइनस मतलब ही अनस्टेबल है, लेकिन एक प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा एक टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल है लेकिन एक प्राइमरी से वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? तो इसी रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं स्टेबल या फिर अनस्टेबल। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, टर्शियरी वाला कार्बोकैटायन जो बनता है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अभी तुमको अगर किसी भी चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो उसका तरीका एक ही है, तुम चार्ज को रिड्यूस कर दो, क्योंकि चार्ज है तो अनस्टेबल है, चार्ज नहीं रहेगा तो अनस्टेबल नहीं रहेगा। तो तुमको किसी भी कोई मतलब कोई भी फंडा लगा के, कोई भी मस्का लगा के तुमको चार्ज को यू टू रिड्यूस, डू वॉट एवर यू डू यू वांट टू डू अंडर द स्काई, जस्ट रिड्यूस द चार्ज टू स्टेबलाइज स्पीसीज। अभी देखो, नेगेटिव चार्ज को अगर तुम्हें स्टेबलाइज करना है, यानी तुमको नेगेटिव चार्ज को घटाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज तो घटाना पड़ेगा, यानी तुमको नेगेटिव चार्ज को अगर घटाना है तो तुम कैसे कैसे तुम रिड्यूस करोगे? तुम विड्रॉ करके करोगे ना दोस्त, तुम विड्रॉ करके ही ना उसको करोगे रिड्यूस। अभी विड्रॉ करने का क्या क्या तरीका होता है, माइनस आई या फिर माइनस आर या फिर माइनस एम। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हुआ तो उसे तुम कैसे स्टेबलाइज करोगे? तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए तुमको उस पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए तुमको उससे इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, और पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड टू पुश इलेक्ट्रॉन इनटू द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, यानी इन दिस केस यू नीड एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड दैट कैन बी डन बाय माइनस आई या फिर माइनस आर या फिर जिसे हम भी बोलते हैं माइनस एम, दोनों की एक ही बात है। समझ में आ गया? और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, चलो वो भी लिख देते हैं हम लोग। तो ये अपना मसला होता है। अभी देखते हैं इन चारों में से, इन चारों में से ए बी सी और डी में से अपना सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन देगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी का कॉन्जुगेट बेस को साइड में ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसा कुछ हो गया, इसको मिटाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो इन चारों कॉन्जुगेट बेस में सबसे स्टेबल कौन सा है? तो जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्जुगेट बेस या फिर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे जो अपना नेगेटिव चार्ज है ये जा रहा है रेजोनेंस में, स्टेबल है जो भी है, ये सभी में ऐसा होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये चार में कॉमन है, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है। अलग बात कौन सा है? अलग बात है ये वाला CH3, ये है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये स्टेबलाइज तो करेगा नहीं, उल्टा और डिस्टेबलाइज कर देगा। नेगेटिव चार्ज है, कहाँ तुम नेगेटिव चार्ज तो घटाओगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू आर पुशिंग मोर इलेक्ट्रॉन इनटू। देखो ये जो CH3 ग्रुप है ये होता है प्लस आई वाला ग्रुप, तो इट विल इवन फर्दर डिस्टेबलाइज द सिस्टम, तो ये तो अपना स्टेबल हुआ नहीं। अब देखते हैं ये वाला। अभी देखो यहाँ पे 200 CCl2 है ना, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी माय फ्रेंड्स आई मेड अ मिस्टेक, ये CCl2 और H है। देखो यहाँ पे ये जो अपना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 Cl है और 2 Cl है अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाय माइनस आई। क्लोरीन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी क्लोरीन होता है अपना हेलोजन, तो वो है अपना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, जो ये जो अपना नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर कॉन्जुगेट बेस के ऊपर उसको खींच के स्टेबलाइज करेंगे। सही है, सही है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वही सीन है, यहाँ पे भी आयोडीन है, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी माइनस आई शो करता है। लेकिन देखो आयोडीन का माइनस आई तगड़ा है या फिर क्लोरीन का तगड़ा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑब्वियसली क्लोरीन है, और यहाँ पे है अपना एक आयोडीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन। अगर एक क्लोरीन मतलब अगर 2 क्लोरीन एक आयोडीन हो
तो क्लोरीन जीतेगा। अगर एक क्लोरीन और एक आयोडीन हो तब भी क्लोरीन जीत जाएगा, कि क्लोरीन इज अ मच बेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देन आयोडीन ड्यू टू इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर एक भी क्लोरीन हो तो भी वो आयोडीन के से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे अपना दो है, तो ए तो होगा ही नहीं, छोड़ दो, सी भी नहीं होगा। अब तो अपना आंसर है बी। अभी आते हैं डी पर। डी को देख लो एक बार, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ये भी है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी विथड्रॉ करेगा बाय द वर्च्यू ऑफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस आई। तो अभी बी और डी के अंदर कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हु इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इज इट बी और इज इट डी? तो देखो बी और डी में से अगर हम देखें तो डी में देयर इज ओनली वन सीएल एटम और बी में देयर आर टू सीएल एटम। तो ऑब्वियसली एक सीएल जितना ना खींच पाएगा, टू तो ज्यादा ही खींचेगा। तो बी इज अ मच मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब देन डी इज। यानी बी विल बी अ more stable conjugate base, so B is a stronger acid with the highest K value। एक और चीज तुम लोग देख लो कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई हो या फिर माइनस आई हो, वो इट्स अ डिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। समझ में आया? समझ में आया? यानी यानी देख लो, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई या फिर प्लस आई उतना घटेगा। ठीक है ना? ये माइनस है या फिर प्लस है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों ही डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जितना करीब से खींच पाओगे उतना ज्यादा होगा। अगर तुम इसका एक एग्जांपल चाहो, अगर तुम्हारे पास मतलब तुम किसी को खींच रहे हो और तुम कब अच्छा खींच पाओ, जब तुम बहुत दूर से खींच रहे हो या फिर तुम एकदम अपने बगल वाले इंसान को खींच रहे हो। जब तुम अपने बगल वाले इंसान को खींचोगे तभी अच्छा खींच पाओगे ना। तो वही होता है, तो ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपना सीएल है, ऑप्शन बी अगर हम देख ले, ऑप्शन बी अगर हम देख ले, लाइक Cl2, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर क्लोरीन जो भी हम बोले, इट इज राइट नेक्स्ट टू दी नेगेटिव चार्ज। इट इज राइट नेक्स्ट टू, मतलब ये बहुत करीब है इस नेगेटिव चार्ज के, इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू। या फिर ये जो अपना क्लोरीन है और ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है, फार अवे, फार अवे। हाँ, दे दे ऑन, मतलब है तो एक क्लोरीन, ऑन टॉप ऑफ दैट दूर है। अगर दो होता फिर भी हम सोच सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे दो क्लोरीन, अगर कुछ ऐसा होता, अगर अपना सीन कुछ ऐसा होता, चलो अगर अपना सीन कुछ ऐसा होता, दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी दो है, फिर हम फिर भी सोच सकते थे फिर भी यही जीतता, फिर भी अपना यही भाई साहब जीतता, क्योंकि ये बहुत करीब है और ये इज फार अवे। ठीक है ना? और यहाँ पे तो है ही एक, वो भी दूर से है, तो डी तो होगा नहीं, आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया दोस्तों? चलो, नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 10, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो वही है जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, कि पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल। तो एक पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब देखो, हाँ, तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी डोनेटिंग ग्रुप तीन तरीके से हो सकता है, एक प्लस आई, एक प्लस आर और प्लस एम, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? ठीक है ना? एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। अभी देखो, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा तुम लोगों का रेजोनेंस या फिर प्लस एम, फिर होगा तुम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड या फिर लास्ट में आएगा प्लस आई। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं एक बार। अभी देखो, इन मतलब चारों ऑप्शन में से रेजोनेंस तो कहीं भी मुमकिन है नहीं, क्योंकि बगल में रेजोनेंस करने वाला कोई ग्रुप है नहीं। ये है अपना कार्बोकार्बन, इसका बगल में कोई है रेजोनेंस करने वाला कोई नहीं है, इसमें कोई है क्या नहीं है, इसमें कोई है क्या नहीं है, इसमें कोई है क्या नहीं है, इस रेजोनेंस करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना? तो अपना रह गया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम देंगे नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए हमको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? देखो, ये लो अपना कार्बोकैटायन है, बगल में एक ऐसा CH3 ग्रुप है, बगल में ऐसा CH2 ग्रुप है। ठीक है ना? चलो, कार्बोकैटायन है,
कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं बीटा कार्बन। लेकिन बीटा से अपना कोई लेना देना नहीं है, जो भी है अल्फा से है। यानी ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। यानी इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? इस मॉलिक्यूल में देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, अब आते हैं क्वेश्चन में। चलो, तो ये होगा अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन हम फिर से फ्रॉम नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ये वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है ऑलरेडी, इस 30 मिनट्स ऑलरेडी। सो चलो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी से इसको। ये अपना पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 यानी 9। मेरा गिनती सही है तो यहाँ पे है, सॉरी 9 नहीं 7 होगा, गलती कर दिया दोस्त। 2 2 4 और 3 में 7। देयर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन देयर। ठीक है ना? चलो अभी बी को देखते हैं। ठीक है ना? चलो ड्राइंग पे मत जाओ यार, ड्राइंग वैसे भी गंदा है मेरा, राइटिंग वैसे भी गंदा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, अब तो समझ तो आ ही चुका होगा राइटिंग गंदा है मेरा। चलो देख लेते हैं। इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? इस साइड में 2, इस साइड में 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। सी को देखते हैं। चलो चलो डी को देख लेते हैं एक बार, फिर सी में आएंगे। CH3+। तो ये जो अपना CH3+ है, जो मिथाइल कार्बोकैटायन है, इस मिथाइल कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा भाई? अल्फा भाई यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0। इसके बगल में कोई नहीं है दोस्त, बगल में कोई नहीं है, नोबडी इज नेक्स्ट टू इट, सो देयर इज नो अल्फा कार्बन, फॉरगेट अबाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0। अब देखते हैं, अब देखते हैं अपने लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन सी को। चलो पेन उठाओ, ड्रॉ करो खुद से। ओफ सॉरी, गलती हो गया। चलो अभी देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है देख लो। ये कार्बोकैटायन है, तो ये है अपना अल्फा हाइड्रोजन, ये अपना बीटा हाइड्रोजन, ये अपना बीटा हाइड्रोजन। लेकिन बीटा से वी हैव नो लेना देना, आवर लेना देना इज ओनली विथ अल्फा हाइड्रोजन, आवर लेना देना इज ओनली विथ द अल्फा हाइड्रोजन। सही है? तो अल्फा हाइड्रोजन में कितना, अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? अल्फा कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, ये चौथा बॉन्ड, यानी दिस ओनली 1 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 1। तो अभी अगर हम ऑर्डर ऑफ, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को अरेंज करें, सबसे कम है डी, फिर है सी, फिर है बी, फिर है ए। ए में है 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अपना ऑर्डर है, यही ऑर्डर है किसका? यही ऑर्डर है अपने स्टेबिलिटी का भी, यही ऑर्डर बनेगा, स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली वेरिंग विथ अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो तो यहाँ पे अपना मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? तो यहाँ पे अपना मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल ऑप्शन ए। समझ में आया? समझ में आया? चलो तो हमने आज फिर से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था। हमने इन डेप्थ स्टडी किया है सारे कॉन्सेप्ट्स को, बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करता है, कैसे नहीं करता है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड 9 हमने एसिडिटी बेसिसिटी पे भी एक अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। तो और अल्फा हाइड्रोजन को कैसे काउंट करते हैं, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं, वो भी हम लोग आज सीख चुके हैं। तो चलो तो देखो केमिकल दादा साइनिंग ऑफ। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।